स्टूडेंट देखिए टॉपिक चल रहा है आपका परक्यूजिट्स, जिसमें हमने इसका ऑल टैक्सेबल परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस किया था। और नंबर 2 परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली। इसकी कुछ पॉइंट ये डायरेक्टर तक कल किया था। देखिए द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर कॉल्ड स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3। ये था ये डायरेक्टर एम्प्लॉय, इसके बारे में कल बताया था। बी एम्प्लॉय हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर कंपनी। इट मीन्स एन एम्प्लॉय इज सेड टू हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट in the employer company if he is the beneficial owner of the equity share carrying not less than 20% of the voting power. He is also termed as specified employees. See, any other employee that is not covered by the above two conditions, whose income chargeable under the head salaries, including all monetary payments from one or more employers by excluding the value of all benefits or amenities given in kind exceeds rupees 50,000 is called a specified employees. For determining the limit of 50,000 rupees, the deduction which are allowable under section 16 will be deducted and the balance only will be considered whether it exceeds 50,000 or not. Student, इसके रिगार्डिंग कुछ given below are some example of free or concessional benefit amenities provided by the employer to his employee, the value of which shall be included in the salary income of the specified employees. इसके रिगार्डिंग कुछ उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कंसेशनल बेनिफिट्स के, एमिनिटीज़ के, जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जो सुविधाएं, जो एमिनिटीज़, जो कंसेशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फैसिलिटी ऑफ कार की सुविधा दे रखी है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, स्वीपर दे रखा है, वॉचमैन दे रखा है, गार्डनर एंड पर्सनल अटेंडेंट दे रखा है अपने कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा। जैसे गैस की सुविधा दे रखी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रखी है एंड वाटर। एजुकेशन फैसिलिटी दे रखी है एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा दे रखी है। ये पूरा स्टूडेंट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली के बारे में। इससे आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट आता है टैक्स फ्री परक्यूजिट्स। ये पूरे का पूरा टैक्स फ्री होता है। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग परक्यूजिट्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सैलरी इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय। जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड इन ऑफिस और फैक्ट्री, चाय और शाम के 4 बजे का जो स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, रहने सहने के लिए एकोमोडेशन दे रखा है। नंबर 4, एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग द मोबाइल फ़ोन, और अपने कर्मचारी के जो मोबाइल फ़ोन के खर्चे हैं टेलीफोन के, वो सब के सब। नंबर 5, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और अपने कर्मचारी के लिए इंश्योरेंस स्कीम दे रखी है कोई। नंबर 6, स्कॉलरशिप टू द एम्प्लॉयज़ और देयर चिल्ड्रन पेड बाय द एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉई है उसके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दे रखी है। नंबर 7, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, और कन्वेंस की सुविधा दे रखी है
नियुक्तियों द्वारा अपने कर्मचारी के लिए। मरीट, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नंबर 9, रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस। रेंट फ्री हाउस दे रखा है और आने जाने की सुविधा दे रखी है हाई कोर्ट के जजेस को। ये भी पूरे के पूरा टैक्स फ्री परक्विजिट होते हैं। रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, इनको रहने सहने का और कन्वेंस फैसिलिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है। स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब तक हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था परक्विजिट्स के बारे में। अब परक्विजिट्स का हमें उनका वैल्यूएशन करना है। जैसे कि परक्विजिट था आपका रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रूल 3 सब रूल 1, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट सबसे पहले आता है आपका रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रहने सहने के रिगार्डिंग। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू of residential accommodation provided by the employer. The employee have been divided into 2 categories. जैसे कि नंबर 1, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। These include the employee of the central government and state government. जैसे कि स्टूडेंट इसमें इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स और वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन दे रखा है। पर्टिकुलर्स में अनफर्निश्ड कोई हाउस है, उसके लिए अमाउंट डिटरमाइंड एज पर द गवर्नमेंट रूल। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। जैसे अनफर्निश्ड हाउस की गवर्नमेंट द्वारा जो भी टर्म कंडीशन दे रखी होंगी वो उनकी अमाउंट। फर्निश्ड हाउस है। अनफर्निश्ड और फर्निश्ड में केवल डिफरेंस इतना है कि इसमें फर्निश्ड में आपको A to Z सभी सुविधाएँ दी जाती हैं, आपके फर्नीचर से आपके बेड, सोफ़ा, टेबल, मेज़ सब सुविधाएं दी जाती हैं। अनफर्निश्ड में ये सुविधाएं नहीं होती हैं। फर्निश्ड में क्या है, फर्स्ट दे रखा है अमाउंट डिटरमाइंड अंडर ए, जितनी इसके द्वारा अमाउंट डिटरमाइन की जाएगी वो आएगी। फिर 10% क्या है उसमें, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी फर्निश्ड हाउस हो गया तो जितना भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखा है उसका 10% इसमें ऐड कर देंगे। यदि इसमें 10% ऐड कर देंगे तो फर्निश्ड हाउस हो जाएगा। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आया, उसमें से यदि कोई भी अमाउंट एम्प्लॉई ने दी है अपने पास से, लेस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई, यदि एम्प्लॉई ने अपने पास से किसी चीज़ का भुगतान किया है तो उसको माइनस कर देंगे। उससे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है लास्ट में वो आएगी वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। स्टूडेंट, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड ये क्वेश्चन में देखना है। अनफर्निश्ड दे रखा है 10% वो ऐड करा रहा है तो इसका मतलब फर्निश्ड हाउस है। और यदि एम्प्लॉय द्वारा कुछ पेड किया गया है, कुछ भी अमाउंट दी गई है तो उसको हम माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। स्टूडेंट देखिए, टॉपिक आपका मेन प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये लास्ट लेक्चर से चल रहा है। इसके हमने यानी 4 पॉइंट पहले डिस्कस किए थे। आज इसके रिमेनिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 5, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस। ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस, देखिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 के तहत ये न्यू ब्रांचेस को ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप किया गया ग्रामीण क्षेत्र पर, जहाँ से जो सुख सुविधाएं शहरों में थी वो सुख सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचाई जाए। जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, no banking company shall open a new place of business in India or change the location of any existing place of business without obtaining the previous sanction of the Reserve Bank. Further, no banking company incorporated in India shall open a new place of business outside India. Change other than within the same city, town or village in any country or area outside India, the location of an existing place of business situated in the country or area. Number 6, restriction on payment of dividend. It means
Section 15 of the Act prevents a banking company from paying any dividend on its share until all its capitalized expenses, including preliminary expenses, organization expenses, share selling commission, brokerage, amounts of losses incurred, and any other item of expenditure not represented by the tangible asset have been completely written off. स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट देखिए रिजर्व फंड. व्हाट इज रिजर्व फंड? Section 18 of the Act, every non-scheduled bank in India also is required to maintain by way of cash reserve with itself or in current account opened with the Reserve Bank or State Bank of India or any other bank notified by the central government in this behalf, or partly in cash with itself and partly in such account equivalent at least. Next, maintenance of liquid asset. According to Section 24 of the Banking Regulation Act 1949, every banking company shall maintain in India in cash, gold, unencumbered approved securities valued at a price not exceeding the current market price, an amount which shall not at the close of business or any day be less than 25% of the total its time and demand liabilities in India. Next, student, Reserve Bank's power of inspection. It means Section 35 of the Act empowers the Reserve Bank of India to inspect any banking company at any time and to ensure itself about the efficient performance of its responsibilities. Next, Reserve Bank powers to issue directions. Section 35A authorizes the Reserve Bank of India to issue directions from time to banking companies generally or to any banking company particularly when it deems necessary in the public interest to secure proper management of any banking company generally. Next, restrictions on loans and advances. It means Section 20 prohibits a banking company from making loans or advances on the security of its own shares or granting unsecured loans to its directions or to firms in which it or its directors are interested. Every bank submits to the Reserve Bank a monthly statement showing all unsecured loans granted by it to the public companies in the which any of its directions is interested. Next or last, Reserve Bank powers to central advance and prohibition of certain activities. Section 21 of the Act confers on the Reserve Bank of India empowers to determine the policy in relation to advance to be followed by the banking companies. This section empowers the Reserve Bank to issue directions to banking companies as to the purpose for which advance may or may not be made, the margin to be maintained in respect of secured advances, and rate of interest to be charged on advance. These powers enable to the Reserve Bank to exercise selective credit control.